न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। दोस्तों, मैंने आपको नेपोलियन की स्टोरी सुनाई थी। मैंने आपको बताया था कि नेपोलियन ने 1799 से रूल करना स्टार्ट किया था, जो कि 1815 तक चलता है। तो 1815 में ऐसा क्या हुआ कि नेपोलियन का रूल खत्म हो जाता है? तो एक्चुअली में 1850 में होता क्या है कि एक फाइट होती है, जिसमें एक तरफ नेपोलियन बोनापार्ट होता है और दूसरी तरफ होती है चार कंट्री, ब्रिटेन, प्रूसिया, रसिया एंड ऑस्ट्रिया। इस फाइट को बैटल ऑफ वाटरलू बोला जाता है। तो इस फाइट का रिजल्ट क्या होता है कि जो नेपोलियन होता है वह यह फाइट हार जाता है। और नेपोलियन की हार के बाद से जो जीते हुए स्टेट थे, ब्रिटेन, पर्सिया, रसिया, ऑस्ट्रिया, ये कौन थे? ये कंजर्वेटिव थे। ये नहीं चाहते थे कि सोसाइटी में कोई किसी प्रकार का चेंज आए। इन्हें मोनार्की पसंद थी और ये चाहते थे कि मोनार्की फिर से वापस आ जाए। ये क्या करते हैं कि ये जो कंजर्वेटिव्स जो होते हैं इनको फिर से ले आते हैं। मतलब नेपोलियन ने जो कुछ भी किया था उसको ये हटाकर पुराना सिस्टम जो पहले से था उसको वापस ले आते हैं। और साथ में यूरोप में जो भी चेंज हुए थे उनको पहले जैसा कर देते हैं। जैसा कि मोनार्की सिस्टम को वापस ले आते हैं, चर्च की पावर को वापस ले आते हैं, और इसके अलावा जो सोशल हायरार्की जो थी उसको वापस ले आते हैं। मतलब जो अपर क्लास लोअर क्लास का जो सिस्टम चलता था वो उसे वापस ले आते हैं। ऑटोक्रेसी रूल को वापस ले आते हैं और ये सेंसरशिप भी लगा देते हैं। जैसे कि कोई कुछ छाप नहीं सकता, लिख नहीं सकता, और ना ही कोई इनके खिलाफ आवाज़ उठा सकता था किसी भी तरह से। इसके अलावा इन चारों स्टेट ने एक ट्रीटी साइन की थी जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ वियना, जो कि 1815 में साइन हुई थी। इसको होस्ट कर रहे थे ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच। तो इस ट्रीटी में ऐसा क्या था, क्या क्या इसमें चेंजेस आए थे इसकी वजह से, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला चेंजेस तो ये आया था कि जो बर्बन डायनेस्टी जो थी वाज रिस्टोर्ड इन फ्रेंच। मतलब जो फ्रांस में जो बर्बन डायनेस्टी जो थी जिसे हटा दिया गया था उसे ये फिर से ले आते हैं। दूसरा चेंज ये था कि आ सीरीज ऑफ स्टेट वर सेट अप ऑन द बाउंड्रीज फ्रांस टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर। मतलब फ्रांस के चारों तरफ बाउंड्रीज पर स्टेट सेटअप किए गए हैं जिससे फ्रांस का एक्सपेंशन ना हो। तीसरा चेंज ये था कि पर्सिया वाज गिवन इम्पोर्टेंट न्यू टेरिटरीज एंड इट्स वेस्टर्न फ्रंटियर्स। मतलब जो प्रूसिया को जो था उसको वेस्टर्न बॉर्डर पर कुछ इम्पोर्टेंट टेरिटरीज दे दी जाती है। और चौथा चेंज ये था कि ऑस्ट्रिया गोट कंट्रोल ओवर नॉर्थ इटली। मतलब जो ऑस्ट्रिया जो था, ऑस्ट्रिया को नॉर्थ इटली पर कंट्रोल मिल जाता है। पांचवा चेंज, रसिया गोट पोलैंड, रसिया को पोलैंड मिल जाता है। और इसके अलावा जो छठा चेंज था वो ये था कि जो कॉन्फेडरेशन जो थी, मतलब कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट विच हैड बीन सेट अप बाय नेपोलियन वाज लेफ्ट अनटच्ड। मतलब कि जो नेपोलियन ने कॉन्फेडरेशन बनाई थी 39 स्टेट की, उसको इन्होंने कुछ नहीं किया था। मतलब जैसा वो पहले थी वैसा ही उसको रहने दिया। बाकी तो आपको पता ही है कि नेपोलियन ने जो भी चेंजेस किए थे वो उन्होंने सब बदल दिए थे। तो दोस्तों, ट्रीटी ऑफ वियना के बाद यूरोप में फिर से मोनार्की शासन आ चुका था और जो कंजर्वेटिव पर्सन जो थे उनके पास पावर आ चुकी थी। द रिवोल्यूशनरीज। दोस्तों, जो कंजर्वेटिव्स जो थे उनसे बहुत से लिबरल लोग खुश नहीं थे। तो होता क्या है कि 1815 के बाद जितने भी लिबरल नेशनलिज्म थे वह सब के सब अंडरग्राउंड हो जाते हैं, क्योंकि अब पावर कंजर्वेटिव लोगों के पास पहुंच चुकी थी। तो ये ओपनली तो कुछ कर नहीं सकते थे, इसलिए इन्होंने चोरी छुपे सीक्रेट ग्रुप बनाने स्टार्ट कर दिए। ये नहीं चाहते थे कि यूरोप में मोनार्की या ऑटोक्रेसी रूल रहे। इन्हें पूरी तरह से आज़ादी चाहिए थी, मतलब इनको फ्रीडम चाहिए थी। ऐसे ही एक व्यक्ति थे जिनका नाम था गेसीपी मेजेनी। इनका जन्म 1807 में जेनेवा में हुआ था। ये इटली के एक क्रांतिकारी थे और ये एक सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर भी थे जिसका नाम था कार्बोनरी। और इन्होंने दो सीक्रेट सोसाइटी भी बनाई थी, जिनमें से फर्स्ट सोसाइटी का नाम था यंग इटली और सेकंड सोसाइटी का नाम था यंग यूरोप। ये इटली के थे, इसलिए चाहते थे कि इटली एक नेशन स्टेट बने। इन्हें देखकर अलग अलग जगह पर भी यूरोप के सीक्रेट सोसाइटी बनना स्टार्ट हो जाती है। अब आप खुद ही सोचो, यदि इतनी सारी सीक्रेट सोसाइटी बनेगी तो क्या होगा? रिवॉल्यूशन होगा, डेफिनेटली होगा।